नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर उन्नाव से है। आपको बता दें, उन्नाव पुलिस ने चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने के अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है और कोतवाली सदर पुलिस और ने एक चोर के गिरोह 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लगभग 65 रुपए बरामद किए गए। आपको बता दें, कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई में की गई है और साथ ही आपको बता दें, नगर पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं क्षेत्राधिकारी नगर के पर्यवेक्षण में की गई। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी लंबे समय से शहर ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। बता दें, पुलिस को विभिन्न चोरी की घटनाओं के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही थी। देखिए, थाना कोतवाली क्षेत्र के 3 और माखी थाना क्षेत्र के 1, 4 चोरियों का खुलासा इसमें हुआ है। 5 सदस्य पकड़े गए हैं, जिसमें 3 मुख्य रूप से चोरी की घटनाएं करते रहे हैं। इसमें से एक ऐसा भी व्यक्ति पकड़ा गया जो ई रिक्शा लेकर के आता था और उस पर माल लाद करके ले जाता था। साथ ही साथ चोरी का माल जो खरीदने वाला है वो भी पकड़ा गया है, उससे भी माल की बरामदगी हुई है। टोटल जो माल बरामद हुआ है, इसकी कीमत अनुमानित जो है लगभग 15 लाख रुपए की है। जो बरामद माल है उसमें चोरी के जेवरात हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है, एक मोटरसाइकिल है, एक ई रिक्शा है। इसके अलावा मुख्य अभियुक्त जो है उससे एक अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद हुआ है। जो चोरी की घटना हुई थी कोतवाली में, एक 2025 की घटना है। शेष घटनाएं जो है वो 2026 की है, इस वर्ष की है। इसमें मेन अभियुक्त जो है उस पे दीपू, इस पे कुल 17 मुकदमे हैं। दूसरा जो रविंद्र उर्फ बउआ है, इस पे 4 मुकदमे हैं। जलेश उर्फ अयान पे 4 मुकदमे हैं और विशाल उर्फ अनुराग पे 4 मुकदमे हैं और अमन सोनी पे 4 मुकदमे हैं। ये प्रायः बंद घरों को अपना टारगेट बनाते हैं और बंद घरों से चोरी करके जो भी सामान मिलता है उसको ले जाती हैं और उसको बेच देते हैं। हाँ, इसका नवाबगंज थाना अजमेर क्षेत्र में दुकान है और इसके बारे में पता लगा है कि चोरी करने के बाद ये लोग फोन करके बताते थे और या करके कहीं बाग या कहीं ऐसी जगह पे इनका सामान खरीदता था और बहुत कम ही कीमत पे खरीदता था। चूंकि इधर चोरी की घटनाएं हो रही थी, इसमें मुखबिर लगे हुए थे। मुखबिर की सूचना के बाद से घटना का नाम हुआ। ये सामान्यतः बंद घरों को अपना टारगेट करते थे और बंद घरों में चोरी करते थे और जो भी माल मिलता था, चाहे वो एलईडी होता था या कोई भी सामान है, उसको बड़ा चोरी करके ले जाते थे और बेचते थे। हाँ, पहले रैकी करके करते थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, ये भी चोरी की मोटरसाइकिल है, जिसका कलर चेंज किया गया है और इस पे गलत नंबर लगा करके इनके द्वारा यूज किया जा रहा था। रैकी करने का काम इसी मोटरसाइकिल से लोग करते थे। हाँ, गलत नंबर डाल रखा था। एक काले रंग की मोटरसाइकिल चोरी गई थी और उसको लाल रंग का करा दिया। इसको कबाड़ी को बेचने की बात प्रकाश में आई है। कबाड़ी के बारे में पता किया जा रहा है, किस कबाड़ी को बेचा जाता था। इसमें हम लोग और आगे इन्वेस्टिगेशन करके और अगर इसमें और लोगों की संलिप्तता होगी तो इसके आगे भी कार्रवाई करेंगे। इसमें देखना पड़ेगा कि कितना माल गया था। अभी तो चूंकि पकड़े गए हैं, उनसे बरामदगी हुई है, फिर बाद ही से बात होगी कि कितना माल गया हुआ था और कितना बरामद हुआ है। इसके बाद ही स्पष्ट होगा कि उनका 100% माल बरामद है या कितना बरामद हुआ है। खुलासा करने वाली टीम को नगद पुरस्कार दिया जाएगा। अभी है कि चूंकि इनका काम और आगे चल रहा है, इसके आगे जो कड़ी है जोड़ करके और लोगों को जो अगर सम्मिलित होंगे उस पर कार्रवाई होगी। अभी फिलहाल इनके लिए 10,000 रुपये का नगद। खबर प्रयागराज से। शुक्रवार रामनवमी की सुबह पूजा की सामग्री लेकर लौट रहे व्यक्ति सड़क हादसे में उनकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार 32 वर्षीय पुत्र बबनी कुशमांडा प्रयागराज अपने घर से सुबह पैदल बाजार में पूजा का सामान लेने गए थे। वहां सामान लेकर घर वापस लौट रहे थे तो मिर्जापुर प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर 76 बबनी गांव के सामने मिर्जापुर की तरफ से आ रही बाइक की टक्कर लगने से वह व्यक्ति सड़क पर जा गिरे और वह पीछे से आ रही तेज रफ्तार अनियंत्रित अर्टिगा कार की चपेट में आ गए हैं, जिससे उनकी दर्दनाक
खतरनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस प्रशासन ने शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़ित की पत्नी सरिता देवी ने बताया कि वह परिवार के सबसे बड़े लड़के हैं और वह मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाते हैं। अब घर को चलाने वाला कोई भी नहीं है, परिवार अब बेसहारा हो गया है। 3 मई को मृतक वीरेंद्र की बहन की शादी है और भाई का इस तरह से सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो जाना परिवार की कमर जैसी टूट गई है। देखिए, मांडा के हम बभनी में मौजूद है। सामान लेने के लिए निकलता है युवक और तेज रफ्तार जो है 4 व्हीलर क्रॉस होती है। पहले जो है 2 व्हीलर वाले ने थोड़ा सा धक्का मारता है, उसके बाद 4 व्हीलर इतना तेज थी कि उसको रौंदते हुए फरार हो जाता है। फिलहाल आज परिजन जो है और जो उनकी पत्नी है रो रो करके बुरा हाल है और पूरे परिवार में जो है मातम छाया हुआ है। जैसे सूचना मांडा पुलिस को मिलती है, मांडा पुलिस मौके वारदात पे पहुंचती है और बॉडी को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। कल की जो है घटना बताई जा रही है, हम इनसे बातचीत करेंगे। देखिए, उनकी वही पत्नी मौजूद है, हम इनसे भी बातचीत करेंगे आखिर ये घटना कैसे होती है और किस लिए वो गए थे। ये बताइए कैसे जो है ये घटना घटित हुई। कल गए थे, सामान लेने गए थे और आप रोड क्रॉस हो रहे थे, 4 चक्का वाले ने मार दिया था। हम 3 बच्चे लेके कहाँ जाए, कैसे इसको पाले हम। अच्छा, शादी कितने साल पहले हुई थी? हमारी शादी 8 साल हो गई। 8 साल हो गई जी। तो आपके पति क्या करते थे? कुछ नहीं, कमाते खाते थे, वही घर के सरदार। मतलब मजदूरी करते तो वही घर के सरदार थे, वही करते थे, सब खाते थे। पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है? कुछ नहीं की। मुकदमा हुआ कि नहीं? कुछ नहीं अभी। तो अब क्या चाहती हैं आप? हमको 3 बच्चे ले कहाँ जाए हम, कैसे मदद चाहते हैं? हम मदद तो चाहते हैं और कार्रवाई भी करना चाहते हैं। करना चाहते हैं। अब बताइए कि जो पत्नी का सबसे बड़ा गहना उनका पति ही होता है। आज आपके पति ही नहीं इस दुनिया में, किसके सहारे 3 नौनिहाल बच्चे जिएंगे? कैसे आगे इनकी परवरिश होगी? किसके सहारे जिएंगे? अब कैसे हम बताएं इसको? क्या चाहती हैं आप लोग? हम यही चाहते हैं कि उनको ऊपर कार्रवाई हो। हाँ, कार्रवाई हो या पुलिस थाना भी जौन बा पूरे जौन बा वो जाए के जौन बा पूरे FIR हर एक चीज इनके जौन बा बच्चन के लिए। 4 व्हीलर वाला क्या ज्यादा स्पीड में था? हाँ, बहुत ज्यादा स्पीड में था। हाँ, और ये किससे गए थे? पैदल गए थे। हाँ, पैदल गए थे। अच्छा, क्या लेने के लिए गए? नारियल चुनरी पूजा के सामान लेने गए थे। नारियल चुनरी लेने? हाँ, नारियल चुनरी लेने के लिए गए। क्या नाम हुआ था इनका? नाम क्या था? वीरेंद्र कुमार। हाँ। अच्छा, ये बताइए जिस तरह से घटना इनके साथ हुई तो ये तो गए थे भगवान का सामान लेने के लिए और सड़क के क्रॉस कर रहे थे कि सड़क की इस पार भी? नहीं, बस पार हो ही रहे थे, इतने में तो वो आ गया स्पीड से लेके, पार नहीं हो पाए। हम चाहते हैं कि हमारे गाड़ी, जिस गाड़ी से घटना हुई वो गाड़ी पकड़ी गई है। हाँ, पकड़ी गई है। तो पुलिस आप लोगों की मदद कर रही है? अभी तो कोई समझ में नहीं आ रहा कि कर रही कि नहीं। पुलिस बोली है कि हम कार्रवाई कर दिए हैं, बस यही कहे हैं। पुलिस के कार्य से संतुष्ट हैं आप लोग? और नहीं, हमें तो कोई देख रहे हैं परिजन हैं और अभी हम बभनी में मौजूद थे। एक देख रहे हैं, 1 2 3 ये 3 जो है नौनिहाल मासूम बच्चे हैं और वो किसी तरह से मेहनत मजदूरी करके वो युवक जो है 2 पैसे का कमा करके लाता था, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था, मगर जाता है सामान लेने के लिए और काफी तेज रफ्तार 4 व्हीलर वहां से क्रॉस होती है, उसको रौंदते हुए फरार हो जाती है। फिलहाल परिजन जो है कह रहे हैं कि हम पुलिस के कार्य से संतुष्ट नहीं है और ये देखिए यही वो पत्नी है और इस पत्नी की हाल आप समझ सकते हैं कि जिनका पति ही इस दुनिया को छोड़ के चला जाए, उस पति के ऊपर, पत्नी के ऊपर क्या बीतता होगा। आखिर ये पत्नी अब 3 नौनिहाल बच्चों को किसके सहारे लेकर के पालेगी और किसके सहारे आगे की जिंदगी का जो है गुजारा करेगी। बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर जिस तरह से एक्सीडेंट आप लोग देख रहे होंगे कि आए दिन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो है घटित हो रही हैं और जो ड्राइवर होते हैं उनकी लापरवाही जो है बहुत ज्यादा आ रही है। उनको ये लगता है कि हम गाड़ी कितने तेज और कितनी क्रॉस कर लें, मगर आज ये युवक जो है उसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। सामान लेने के लिए निकला था। आप उनकी माँ हैं? क्या चाहती हैं माता जी आप? भैया हम चाहते हैं कि हमारा लड़का है जाते उन्हें पचा गरीब बनाई, हम पचे उन्हें पचा मिलाई कुछ। अच्छा, कितने बच्चे थे आपको? हमारे 3 बच्चा है। 3 लड़के थे। एक असरा नंबर थे?
पहला नंबर सबसे बड़ा थे। यही खर्च चलावत रहे, पहला नंबर यही है भैया। यही सब खर्चा हमारे को हो जाता रहे। माता जी कहीं न कहीं आप ये भी सोची होंगी कि हमारे बुढ़ापे के हमारे बच्चे सहारा होंगे। हमारे बच्चे के सहारा हो गए भैया। नहीं कैसे हमारा लड़का जी है। क्या कह रही हैं? हो गए हम बगैर सहारे के हो गए। इसका शादी हुआ अभी बहन की शादी है, बहन की शादी है, अभी हुई नहीं है। कितने तारीख को है? 3 तारीख को है शादी। 3 तारीख मतलब एक 3 मई को शादी है और उसके पहले इस परिवार में मातम हो गया। अब घर परिवार कैसे शादी करेगी, कैसे खर्चा चलेगा, इसकी मदद चाहिए। अब क्या कहना चाहती हैं एसीपी मिर्जा से? हम चाहते हैं कि उनकी मदद चाहिए, उनका घर गृहस्थी चले। अब ये जीवन किसके सहारे काटेगी? आर्थिक मदद चाहती हैं? हाँ, मदद चाहते हैं भैया। इसका जीवन कैसे पार होगा, कैसे पालेगी ये माँ? ये है घर की कार्रवाई भी चाहती हैं? भैया कार्रवाई भी चाहती हैं? हाँ, कार्रवाई किया जाए, न्याय हो, मदद किया जाए इनकी, आर्थिक मदद मिले। कार्रवाई इनके ऊपर सही किया जाए। क्या नाम हुआ उनका जिनकी मौत हुई? वीरेंद्र कुमार। देख रहे हैं अभी हम वीरेंद्र के घर पे मौजूद थे और यहाँ पे काफी जो है महिलाएं पहुंची हुई हैं और जिस तरह से घटना को लेकर के आज उनके पत्नी का और उनके जो माँ हैं और जो उनके बच्चे हैं, बच्चे तो फिलहाल अभी नौनिहाल बच्चे हैं, उनको खुद को नहीं मालूम है कि हमारे पिताजी कहाँ गए, मगर जो पत्नी है, जो उनकी माँ है, पूरे परिवार का रो रो करके बुरा हाल है और शासन और प्रशासन से जो है इंसाफ की मांग कर रही है और परिवार आर्थिक मदद की भी जो है मांग कर रहा है कि आखिर जो बोलेरो वाला इस तरह से घटित करके वहां से फरार हुआ है उसको भी पकड़ा जाए, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और कहीं ना कहीं ये जांच का विषय बना हुआ है कि आखिर ये घटना। कानपुर के बिठूर थाना क्षेत्र से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली सनसनीखेज खबर सामने आ रही, जहां एक तरफा पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने का दावा कर रही, वहीं दूसरी तरफ बिठूर में एक दबंग युवक ने न केवल नशे की हालत में पुलिसकर्मी के साथ अभद्रता की है, बल्कि कानून का खौफ भूलकर उनकी गाड़ी पर भी हमले कर दिए हैं। मामला बिठूर थाना क्षेत्र का है, जहां प्रियांशु उर्फ राजा ठाकुर नाम के युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि आरोपी राजा ठाकुर नशे में पूरी तरह धुत था। उसने ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी को देखते ही गाली गलौज शुरू कर दी है और हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी को ना तो पुलिस की वर्दी का डर था और ना ही कानून की कार्रवाई का। घटना के बाद पुलिसकर्मी की तहरीर पर बिठूर थाने में संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हालांकि घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी राजा ठाकुर फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। प्रताप सिंह जो कि सूबेदार नगर थाना क्षेत्र बिठूर के रहने वाले हैं। परसों रात की ये घटना है और इसमें जो विपक्षी है उसने इनकी गाड़ी को क्षतिग्रस्त किया। ये दोनों लोगों के मकान आमने सामने हैं। शराब के नशे में कुछ हॉट टॉक होती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये आता है, जो विपक्षी आता है और गाड़ी के ऊपर पत्थर मारता है, जिससे गाड़ी का शीशा टूट जाता है। तत्काल संज्ञान लेते हुए इसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और शीघ्र ही ये जो विपक्षी है इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। घर पे दबिशें दी गई, अभी ये मिला नहीं है। सहावर थाना पुलिस की एक और बड़ी कामयाबी, पुलिस ने सोशल मीडिया पर तमंचे के साथ वायरल फोटो का संज्ञान लेते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर में एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी गोविंद वल्लभ शर्मा ने बताया कि शनिवार को सोशल मीडिया पर एक युवक का तमंचे के साथ फोटो वायरल हुआ था, जिसका पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया और आरोपी को गाँव इमलिया में जंगल बहत के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा 315 बोर एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम परवेज पुत्र नफीस उम्र 26 वर्षीय निवासी ग्राम बसई थाना सहावर बताया है। दृष्टिबाधित व्यक्ति को कोतवाली प्रभारी ने जमकर पीटा। कोतवाली प्रभारी भूले अपनी मर्यादा, पीड़ित को मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी। कोतवाली प्रभारी ने शिकायत करने आए दृष्टिहीन बाधित व्यक्ति को थाने से भगाया है। दृष्टिहीन व्यक्ति का थाने से भगाते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीड़ित का साथी रोड एक्सीडेंट में हुआ था घायल, शिकायत कराने पहुंचे था थाने। कोतवाली प्रभारी राजेंद्र सिंह पुंडी ने नेत्रहीन व्यक्ति को घसीट कर निकाला बाहर। बादी है। अरे वो बादी से क्यों कह रहा भाई? अरे वो बादी है क्यों? अरे बादी है वो।
बहुत आराम से बैठूंगा, तो ये नहीं हो इसकी बहाना करना चाहो तो ये समतखेड़ा में शुरू का महासंग्राम, जवाबी कीर्तन और साथ ही बना हाई वोल्टेज मुकाबला। 90 लीटर तूफान कूलर पर भिड़े दिग्गज। आपको बता दें, नवरात्रि के पावन अवसर पर ग्राम समतखेड़ा, मजरा, मीती, संडीला, हरदोई में आयोजित शनिवार शानदार जवाबी कीर्तन कार्यक्रम हुए। इस बार भक्त से ज्यादा मुकाबले और अनोखे इनाम को लेकर सुर्खियों में रहा। यह आयोजन स्वर्गीय ताराचंद जी एवं स्वर्गीय राम कुमारी जी की स्मृति में डॉक्टर चंद्र प्रकाश उर्फ चंदू द्वारा कराया गया। दोनों कलाकारों ने मंच पर ऐसा धमाका किया कि पूरा पंडाल तालियों से वहां पर गूंज उठा। इस अनोखे फैसले ने कार्यक्रम को और भी रोचक बना दिया और साथ ही इलाके की सबसे चर्चित घटना वीआईपी मौजूदगी ने बढ़ाया कार्यक्रम का दम। विधायक अलका सिंह संडीला, कुंवर वीरेंद्र सिंह राजा मल्हरा और साथ ही भाजपा संभावित प्रत्याशी अजय कुमार सिंह आदित्य, डॉक्टर अभिषेक, सूरज सिंह ग्रामीण मंडल अध्यक्ष, संस्कृति मोर्चा मंडल अध्यक्ष महंत अजय कुमार बागी, समाजसेवी सुधीर धनीराम वर्मा, डॉक्टर ओपी सिंह दिनकर, नरेश सिंह समेत सैकड़ों गणमान्य वहां पर मौजूद रहे। पत्रकार समाज कल्याण समिति की महत्वपूर्ण बैठक शनिवार सेंटर पॉइंट कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। बैठक में संगठन को और भी अधिक सशक्त और सक्रिय बनाने के साथ साथ विभिन्न अहम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान संगठन में महत्वपूर्ण फेरबदल करते हुए नई जिम्मेदारियां भी सौंपी गई। वर्तमान जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया गया। वहीं अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र के प्रधान संपादक ठाकुर मुकेश कुमार सिंह को प्रदेश अध्यक्ष और साथ ही मोनिका चंद्र को महिला विंग की जिलाध्यक्ष, उमेंद्र कुमार को धनगर और जिला अध्यक्ष अलीगढ़ तथा जितेंद्र ठाकुर को जिला मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई। बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजभान बघेल ने कहा कि संगठन की ताकत उसके कार्यकर्ताओं, पत्रकार साथियों की एकजुटता से निहित है। हम सभी को मिलकर पत्रकारों के सम्मान, अधिकारों, सुरक्षा के निरंतर कार्य करना होगा। पत्रकार समाज की वही आवाज होती है, इसलिए उनके हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता भी है। उनको जिलाध्यक्ष बनाया गया है, ओमेंद्र सिंह धनगर जी को, और हमारे मोनिका चंद्रा जी को महिला विंग की जिलाध्यक्ष बनाया गया है। और भी अन्य पद यहाँ विस्तारित किए गए, थोड़ा परिवर्तन भी किया गया है। और आज की बैठक में जिला स्तर पर बेहतर तरीके से हमारी कार्यकारिणी आगे कार्य करे, उसके लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। किसी भी तरीके से कोई किसी भी प्रकार की हमारे पत्रकार साथी को, चाहे हमारे संगठन में हो या अन्य संगठन का कोई व्यक्ति हो, किसी भी तरीके की समस्या है, वो बेहिचक हमारे राष्ट्रीय पत्रकार समाज कल्याण समिति, पत्रकार समाज कल्याण समिति में आकर किसी भी पदाधिकारी से अपनी बात रख सकता है, जिससे कि हम उसकी मदद बेहतर तरीके से कर सकें। जी, मेरा नाम मुकेश कुमार सिंह है और मैं एक अलीगढ़ सम्राट समाचार पत्र से प्रधान संपादक हूं। और हमारे जो श्रीमान सूरजभान बघेल जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रदेश अध्यक्ष का मुझे प्रभार दिया है, उसे मैं बेहतर तरीके से निभाने का पूरा प्रयास करूंगा और अपने सभी जो संगठन के साथी हैं उनकी हर संभव मदद के लिए अग्रसर रहूंगा। आज किस तरीके की बैठक का आयोजन किया गया है? आज जिला स्तरीय हमारे ऑफिस में सेंटर पॉइंट पर एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं वर्तमान जिलाध्यक्ष था। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दिशा निर्देशानुसार राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है, मैं उस जिम्मेदारी को पूरी कर्तव्यपरायणता के साथ, निष्ठा के साथ निभाऊंगा। और अब मेरा कार्य जहां जहां प्रदेश में हमारा संगठन निष्क्रिय है, मैं उसे सक्रिय करने का कार्य करूंगा और जितना भी हो सकेगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर संगठन को आगे बढ़ाने का कार्य करूंगा। आज पत्रकार समाज कल्याण समिति की अलीगढ़ जिला कार्यालय पर बैठक हुई। काफी लंबे समय से
कई पदाधिकारी हमारे निष्क्रिय चल रहे थे, उनको पदमुक्त कर या जो अच्छे कार्य कर रहे थे उनको बड़ी जिम्मेदारी देकर, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष दीपक चौधरी को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। आज पहली बार बैठक में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत हुआ। महिला विंग की जिलाध्यक्ष मोनिका चंद्रा को बनाया गया है और भी पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियों से नवाजा गया, जिसमें महत्वपूर्ण जो पद है जिला मीडिया प्रभारी हमारे जितेंद्र कुमार जी को दिया गया है। ऐसी जिम्मेदारियों के साथ आज यहाँ बैठक हुई और बैठक का उद्देश्य संगठन को सक्रिय लाने का रहा है। पूर्व में भी हमारा संगठन बहुत अच्छे सक्रिय कार्य किए, पत्रकार साथियों की मदद में हमेशा खड़ा रहा। किसी भी तरह का मामला हो संगठन कभी पीछे नहीं हटा और ना आज हटेगा। आज बहुत अच्छी एक युवा टीम आज संगठन को प्राप्त हुई है, जिसके माध्यम से हम सभी पत्रकार साथियों के हर दुख सुख में काम आएंगे। संगठन पहले भी निःशुल्क था, आज भी निःशुल्क रहेगा। संगठन हमेशा पत्रकार साथियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है। खटीमा एवं चंपावत के वरिष्ठ पत्रकार आप दीपक फुलेरा के खिलाफ खटीमा में मुकदमा दर्ज होने के बाद सितारगंज के पत्रकारों में उबाल देखा जा रहा। आक्रोशित पत्रकारों ने एसडीएम और कोतवाली पुलिस के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन भेजकर मुकदमा वापस लेने की मांग की है। आपको बता दें, बीते 2 दिन पूर्व पत्रकार दीपक फुलेरा ने बनबसा में गैस की किल्लत को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसमें गैस उपभोक्ता लंबी लंबी लाइनों में खड़े दिखाई दे रहे। खबर प्रकाशित होने के बाद चकरपुर के भाजपा मंडल महामंत्री ने पत्रकार दीपक फुलेरा के खिलाफ सरकार की छवि धूमिल करने के आरोप लगाते हुए खटीमा कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराया था। इधर पत्रकारों ने एकजुट होकर दीपक फुलेरा के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस नहीं लेने पर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन और आंदोलन की चेतावनी दे दी है। लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। उन्होंने एक समाचार जो है बनाया था, उसको लेके वहाँ के भाजपा मंडल महामंत्री हैं मंडल के, उन्होंने मुकदमा खटीमा में उनके खिलाफ दर्ज कराया है और उन्होंने आरोप लगाया है कि आप सरकार के खिलाफ गलत जो है प्रचार कर रहे हैं। उसको लेके पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और सितारगंज में सभी पत्रकारों ने एक मत होके एसडीएम और पुलिस में राज्यपाल के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है कि इसमें निष्पक्ष तरीके से जांच हो। अगर इस तरीके से पत्रकारों के ऊपर मुकदमे लिखे जाएंगे तो पत्रकार जनता की आवाज़ कैसे बनेगा। सभी पत्रकारों ने एक मंच पे आके ये मांग की है कि निष्पक्ष तरीके से जांच हो और जो मुकदमा लिखा गया है उस मुकदमे को जो है ख़त्म किया जाए, समाप्त किया जाए। धन्यवाद। सब मेरी तरफ से जितने भी मीडिया कर्मी हैं सबको नमस्कार। और मैं कहना चाहूँगा कि जैसा आजकल देखा जा रहा है कि पत्रकारों के ऊपर भी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, सबसे पहले जांच का विषय है। आज हमारे द्वारा दीपक फुलेरा जो है खटीमा के रहने वाले हैं, ईटीवी के पत्रकार हैं और उन्होंने एक खबर चलाई थी कि गैस की किल्लत चल रही है। गैस की किल्लत को देखते हुए उन्होंने जो खबर चलाई उसी को लेकर के कोई भाजपा के वहाँ से मंडल अध्यक्ष या नेता हैं कोई, उन्होंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया और उनके ऊपर मुकदमा लग गया, जो कि गलत है। अगर पत्रकारिता कोई पत्रकार सत्यता नहीं दिखाएंगे या समाज से जुड़ी खबरों को नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा। अगर पत्रकार कोई भी सामाजिक खबर लगाता है और उसके ऊपर इस तरीके से मुकदमा लग जाएगा तो कौन पत्रकार खुल के पत्रकारिता कर पाएगा। आज इसी को लेकर के हमारे द्वारा एसडीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है और थाना सितारगंज में भी एक ज्ञापन दिया गया है, जो कि हम समस्त सितारगंज के पत्रकार दीपक फुलेरा जी के साथ खड़े हुए हैं, हर तरीके से खड़े हुए, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। अगर उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई होती है तो हम सब पत्रकार उनके साथ हैं। लिहाजा उनका जो मुकदमा उनके ऊपर जो लगा है आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी अधीनस्थों को अपने अपने क्षेत्रों में अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के दृष्टिगत लगातार सघन चेकिंग अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। रात्रि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को ऋषिकेश क्षेत्र अंतर्गत एक होटल में बड़े स्तर पर जुआ खेलने की गोपनीय सूचना प्राप्त हुई और निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली ऋषिकेश पर गठित पुलिस टीम द्वारा हरिद्वार रोड मुर्गा फार्म के पीछे स्थित होटल नवरंग में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मौके से जुआ सामग्री, नगद धनराशि, विभिन्न
विभिन्न ब्रांडों की शराब बोतलों के साथ काफी संख्या में लोगों ने जुए खेलते हुए गिरफ्तार किया है। इस दौरान चौकी स्तर पर चेकिंग सत्यापन अभियान के दौरान शिथिलता बरतने पर लापरवाही और साथ ही परिलक्षित होने पर एसएसपी दून द्वारा चौकी आईडीपीएल पर नियुक्ति समेत समस्त स्टाफ को निलंबित कर दिया गया। ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। जनपद देहरादून में किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि अगर ऐसे प्रकाश में आती है उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी प्रभावी रूप से। कल देर रात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें ऋषिकेश क्षेत्र में हरिद्वार रोड में होटल नवरंग में अवैध कैसीनो संचालन की एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश द्वारा तत्काल एक टीम बनाकर प्रभावी कार्रवाई की गई। इसमें 40 से अधिक लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही ऋषिकेश क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के खिलाफ देहरादून पुलिस कप्तान ने बड़ा रुख अपनाया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कार्य में लापरवाही और चेकिंग अभियान में ढिलाई बरतने के आरोप में आईडीपीएल चौकी को समस्त स्टाफ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। बता दें कि बीती रात एसएसपी देहरादून को गोपनीय सूचना मिली थी कि ऋषिकेश के एक होटल में बड़े स्तर पर जुआ खेला जा रहा है। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी ऋषिकेश के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने हरिद्वार रोड स्थित होटल नवरंग पर अचानक छापेमारी हुई। इस कार्रवाई के बाद पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। एसएसपी ने पाया कि जिस क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर अवैध गतिविधियां चल रही हैं, वहां स्थानीय चौकी द्वारा नियमित चेकिंग और सत्यापन अभियान में लगातार लापरवाही बरती गई है। लोगों को अवैध कैसीनो संचालन में अरेस्ट किया गया है। उनके खिलाफ आवश्यक जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके साथ ही चौकी प्रभारी आईडीपीएल और उनकी पूरे स्टाफ को संवेदनशीलता न बरतने और उस क्षेत्र में अवैध गतिविधियों के संचालन में उनकी जो सूचनाओं का प्रॉपर कार्रवाई न करने पर पूरी चौकी को प्रभावी रूप से अभी सस्पेंड किया गया है। उनके खिलाफ जो डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग है वो स्टार्ट की जाएगी। जनपद देहरादून में किसी भी प्रकार की कोई भी अवैध गतिविधि अगर ऐसे प्रकाश में आती है उस पर सख्त वैधानिक कार्रवाई के साथ साथ जो भी हमारी विभागीय कार्रवाई है वो भी। रुड़की के लखनौता चौराहा स्थित शेरन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित प्राचीन भारतीय विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों ने अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। साल 2004 में चल रहे इस स्कूल में उत्तराखंड और यूपी के करीब 1200 बच्चे गुरुकुल की तर्ज पर सरकार और शिक्षा पा रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति और सीयू मंगलौर अभिनय चौधरी समेत कई बड़े नेता और अधिकारी पहुंचकर प्रदर्शनी में नन्हे मुन्ने बच्चों ने सुंदर नृत्य पेश किया और साथ ही विज्ञान के मॉडल दिखाए गए। इस मौके पर सीयू अभिनय चौधरी ने बच्चों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, आज के दौर में किताबी ज्ञान के साथ साथ अनुशासन और पुराने संस्कारों का होना बहुत जरूरी है, जो यहाँ के बच्चों में साफ दिख रहा है। स्कूल के प्रबंधक अजीत सिंह ने कहा, हमारा लक्ष्य बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ अपनी संस्कृति से जोड़ना है ताकि वे अच्छे नागरिक बन सकें। नए ज़माने में हमने देखे थे, हमारे जितने भी बाबा दादे थे हेल्थ रहते थे, हेल्थ उनकी हाइट इतनी अच्छी रहती थी। नई जनरेशन की छोटी हो गई क्योंकि हमारा एक टाइम नहीं रहा। जब हमें पता ही नहीं रहा कि एक खाना कोई खाने का टाइम फिक्स। पहले हमारे 1 बजे खाते थे तो 1 ही बजे खाया करते थे, ये भी एक साइंस है। अभी बीच में हमने एक वो रखा है कैंसर का ट्रीटमेंट, हमारे यहाँ उपवास रखे जाते थे। हमारी बॉडी खुद डॉक्टर है, वही ट्रीटमेंट कर देती है, हमें पता ही नहीं जनरली है कि हमें क्या खाना है। जापान में एक डॉक्टर को नोबेल प्राइज़ मिला कैंसर के ऊपर, उससे थेरेपी पूछी गई कि भैया आपकी थेरेपी क्या है। उसने कहा मैं तो सब 72 घंटे उपवास रखवा देता हूँ और जो उसकी साइकिल चलाता हूँ कैंसर क्योर हो जाता है। तो ये सब प्राचीन पुरानी भारतीय साइंस है। दूसरी चीज़ जनरली लाइफस्टाइल में बहुत रिसर्च हमारे यहाँ हो रखी है कि जनरली आप सुबह से लेके हमारे यहाँ तो इतना बारीक तक बताया गया है कौन से मौसम में कौन सी ऋतु में क्या खाना है और क्या नहीं खाना।
किससे आपका पित्त बढ़ता है, किससे आपका कफ बढ़ता है, कब कब खाना है, रात में क्या खाना है, ये सब बैलेंस था। पहले क्या था, ये सब बैलेंस था। रात में आपको दूध पीना है क्योंकि बेसिक चीज़ थी, आपका पूरा एसिडिक नहीं बनता, तो सारा कुछ बैलेंस था। ऐसे विज्ञान है आज की डेट में जो हमारे पास, जो प्राचीन विज्ञान है। अभी हमने देखा रुद्री का चमक अध्याय, हमने उसकी एक एग्जीबिशन लगाई थी, पूरा न्यूक्लियर बम है, अथर्ववेद से लिया गया है, हम उसको डिकोड ही नहीं कर पा रहे जनरली। एट इज हनुमान चालीसा में आप ले लीजिए, सूर्य की दूरी है जनरली, पूरी की पूरी दी है जनरली। एट इज हनुमान जी की विद्याएँ थी, अष्ट विद्याएँ थी जनरली। एट इज भाई वो सब हम प्रैक्टिस करेंगे, जानेंगे। अभी हमने चाक्षुषी विद्या मंत्र को तो प्रोपगेट किया है। आंखों की रोशनी आप मंत्रों से ठीक कर लेते हैं कहीं ना कहीं। ये हमारा प्राचीन विज्ञान जो था कहीं ना कहीं फिर से वही चीज़ हो रही है कि अंग्रेज़ लोग लेके जा रहे हैं। और आज की डेट में मैंने देखा है कि वो लोग क्या करा रहे हैं, मेडिकल साइंस इन साउंड थेरेपी, वो हमारे बच्चे वहाँ साउंड थेरेपी करने जा रहे हैं। जो हमारी अपनी साउंड थेरेपी थी, चाहे वो मंदिर का घंटा हो, चाहे वो शंख की आवाज़ हो, हमारे पास धीरे धीरे हमने अपनी चीज़ की इंपॉर्टेंस भूल गए। हम उनकी कॉपी करने, कपड़े हों, हमारा लूज़ कपड़े पहनने का प्रावधान था, हमने जीन्स पहननी शुरू कर दी। भाई हमारा स्किन से भी तो रेस्पिरेशन होता था कहीं ना कहीं पे, ऑक्सीजन कम है। सुबह ही हमारा सूर्य को देने का प्रावधान था, सूर्य को जल देना तांबे के लोटे से, पूरी हमारे ऑर्गन्स नेचुरल हीलिंग, आँख नाक गला सब हमारा क्योर होता। तो हमने उन्हीं प्राचीन जो हमारे सिस्टम था, जो हमारी विद्याएँ थी, उन सब को डिकोड करने की, लोगों को फिर से पुनर्जीवित करने की हमने कोशिश करी है कि अपनी पुरानी चीज़ों को फिर से आएँ, ताकि आप स्वस्थ भी रहें और साइंस को, विज्ञान को भी आगे लेके जाएं। तभी हम आत्मनिर्भर भारत, हमने जैसे पहले कहा, आत्मनिर्भर भारत का मॉडल हमारा तभी बन सकता है। पुराने हमारे गांव में आप देखते थे, गांव में क्या था, दो चीज़ लेने जाता था आदमी, तम्बाकू और नमक, बाकी सब कुछ गांव में होता था। आत्मनिर्भर भारत का इससे अच्छा मॉडल और कहाँ मिलेगा। आज हम कहीं तेल के ऊपर डिपेंडेंट हैं, कहीं उसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें धमकी देता है। पहले तो हमारे पास सब कुछ था। तो ये सब चीज़ें ही उजागर करने के लिए हमने इस प्रदर्शनी में बच्चों के माध्यम से रखा है, ताकि हम ये सब चीज़ें आगे आएँ और लोगों को जागरूक कर सकें। धन्यवाद। आपकी प्रदर्शनी में एक तिरुपति बालाजी का चित्र लगाया गया था, जिसमें बच्चों के द्वारा कुछ बताया भी गया है, तो वो क्लियर करना चाहेंगे सर, क्या था? देखिए, एक्चुअली हमारे यहाँ में एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो हमारे यहाँ पहले प्राचीन मंदिर बनते थे, ऐसे नहीं कि जहाँ मर्जी आया मंदिर का निर्माण कर दिया, नो। एक मैग्नेटिक वेव्स वहाँ पर चेक करी जाती थी, जो ऋषि मुनि होते थे उनकी पूरी आध्यात्मिक बॉडी से, कि जहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स मैक्सिमम होती थी, हम वहीं पर वो मंदिर का निर्माण होता था। फिर मूर्ति का हमारे यहाँ प्रावधान ये दिया गया कि हम मूर्ति को गर्भगृह में रखते थे, मतलब वहाँ पर मैग्नेटिक वेव्स और ज़्यादा होती थी। जब कोई भी श्रद्धालु मंदिर में एंटर करता था, सबसे पहले हमारे यहाँ बेल लगाई जाती थी। जब वो बेल बजती थी तो आपका लेफ्ट फेज और राइट फेज बैलेंस हो जाता था जनरली उसकी फ्रीक्वेंसी से। फिर आप जब वहाँ गए तो आप एनर्जाइज हो गए। मंदिर क्या है, मंदिर दैट वाज द सेंटर ऑफ एनर्जाइजेशन। आप एनर्जी लेके बाहर आए। आप गुंबज का भी गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में कृषकों के लाभार्थ हेतु एक दिवसीय क्षेत्रीय वृहद और साथ ही प्राकृतिक खेती परामर्श सह कार्यशाला का कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान द्वारा दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान कार्यशाला में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती पर चर्चा की गई। वहीं कार्यशाला में अलग अलग कृषि पुस्तिकाओं का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, हिमाचल आदि देशों के उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसानों से संवाद भी स्थापित किया गया। इस अवसर पर कुलपति डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कहा कि खेती में जागरूक किसानों के साथ कार्यशाला आयोजित की गई है। दलहनी फसलों के तेल वाली फसलों की हम खेती करते हैं, जिसमें कि हमारे जो गेहूं की बात करें तो देसी गेहूं पे हमारा ज्यादा फोकस रहता है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आह्वान, उनके द्वारा भी आह्वान किया गया कि हमारे देश में जो दलहन इंपोर्ट हो रहा है, आयात हो रहा है, उसको कैसे भी करे धीरे धीरे कम किया जाए। तो हम दलहनी फसलों को भी प्रमोट कर रहे हैं। उसके अलावा तेल की बात करें तो जो हमारा तेल वाली फसलें, चाहे सरसों हो, सूरजमुखी हो, चाहे जो ऐसी फसलें हैं अलसी हो, इन सबको हम प्रमोट कर रहे हैं। और हमारा अगर प्रयास की बात करें तो हमने पूरे भारतवर्ष में प्राकृतिक खेती को और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए हमने पिछले 7 सालों में 70,000 किलोमीटर की हम यात्रा कर चुके हैं। और इसके अलावा हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज श्रेयन को बढ़ावा देने के लिए भी कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा कर चुके हैं, जिसमें हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूएनए के द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। और इसी सब हमारी जो कार्यशाली और जो हमारी मेहनत है, इसी के बल पे हमें भारत सरकार के द्वारा हमें बाइसाइकिल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी पूरे भारत में जाना जाता है। तो हम उत्तराखंड की बात करें तो देखिए एक्चुअली क्या है, जैसे हमारे माननीय आचार्य देवव्रत जी जो कि राज्यपाल है गुजरात के, उनके द्वारा भी कहा गया है और वो भी कहते भी, और उन्होंने इसको करके भी दिखाया है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसमें कहीं ना कहीं किसान अपने इनपुट परचेज करता है और कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में जो प्राइवेट कंपनियां जो इनपुट दे रही है वो बढ़ते जाते हैं। तो इसीलिए उनका भी यही आह्वान है कि भाई हमारा जो किसान वो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर एक ही तरीके से बन सकता है जब हमारी गौ माता है
गौ माता के जो गोबर गौमूत्र से जो उत्पाद बनते हैं उनको यूज करें, चाहे जीवामृत हो घन जीवामृत हो। अगर हम आज उत्तराखंड की बात करें तो हम जीबी पंत यूनिवर्सिटी में, जो कि एक इतिहास रचने में हमेशा जब भी इतिहास रचा गया वो इसी यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय के कैंपस से रखा गया, और उसी में अभी प्राकृतिक खेती की हम बात करें तो उत्तराखंड का एरिया बहुत सारा ऐसा एरिया है जो बाय डिफॉल्ट नेचुरल है। बस उसमें हम एज ए सर्टिफिकेशन एजेंसी, हम भारत सरकार की सर्टिफिकेशन बॉडी काम करते हैं, रीजनल काउंसिल, तो हम उनको चाह रहे हैं कि उन किसानों को सर्टिफाइड करके उनका प्रोडक्ट बाहर लेके आए और जन जन मानस तक वो केमिकल फ्री उत्पाद पहुंचाए। कि आपने ठीक कहा कि ये एक दिन का कार्यशाला है और इसमें हमारे प्राकृतिक जो संस्थान है गाजियाबाद, उनके तत्वाधान में और विश्वविद्यालय जीबी पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के साथ मिलकर हम एक दिन का हमने ये कार्यशाला रखी है। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जितने भी हमारे किसान भाई हैं जो खेती में जागरूक हैं और जिसे हम प्रोग्रेसिव फार्मर भी कहते हैं, उनको हमें इसके बारे में एक बताना है कि अब जो खेती आप, जो केमिकल की खेती आप कर रहे हैं आज के दिन में, उसको आप कम कीजिए और धीरे धीरे करके प्राकृतिक खेती की ओर आइए। इससे सबसे विद्यालय देहरादून में आयोजित 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ऋषिकेश की सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विशेषज्ञ और गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव ने मुख्य वक्ता के रूप में शिरकत की और साथ ही उत्तराखंड स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में उन्होंने आयुर्वेद, फूड एवं न्यूट्रिशन फॉर लाइफस्टाइल विषय पर अपनी प्रभावशाली व्याख्यान दिया है। अपने संबोधन में डॉक्टर श्रीवास्तव ने चेतावनी देते हुए कहा, वर्तमान में मधुमेह, उच्च रक्तचाप और साथ ही मोटापा और हृदय रोग जैसी बीमारियां महामारी की तरह बढ़ रही हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन रोगों की जड़ असंतुलित आहार, तनाव और प्राकृतिक विरोधी जीवन शैली। डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि आयुर्वेद में आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं बल्कि रोग निवारण की प्रथम औषधि है। कपड़े लगते हैं, आप सब जानते हैं कहाँ रखा हुआ है। आपका मन कहाँ रहता है किसने कहा? माइंड में, राइट। देखिए, कनाडियन साइंटिस्ट को एक इस पे भी नोबेल मिला था। उन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे, लेकिन एक वर्ड उन्होंने लिख दी थी कि माइंड एग्जिस्ट इन द ब्रेन। और जब उनको अवार्ड मिला तो इंटरनेशनली रूप से इंडिया के योग और आयुर्वेद के लोगों ने, संस्कृत के सुधारथियों ने इस बात को आगे बढ़ाया कि माइंड कैन नॉट लिव इन स्मॉल बास्केट ऑफ द ब्रेन। माइंड इज कॉन्शियसनेस, ये हमारे आयुर्वेद में कहा जाता है। माइंड कॉन्शियसनेस है। आप मॉडर्न मेडिसिन के यूनिट में सबसे प्राइमरी यूनिट होती है सेल। सेल तो आप जानते होंगे, कई सेल मिलके टिश्यू बनते हैं, कई टिश्यू मिलके आर्गन बनते हैं, कई आर्गन मिलके हमारा शरीर बनता है। तो मॉडर्न मेडिसिन ने केवल सेल की प्राइम यूनिट को जाना, जिसके अंदर न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा, ये सब बताया। और मैं प्रूव कर सकता हूं कि एक एक सेल में मन रहता है। एक एक सेल जीता है, मरता है, हंसता है, रोता है, सिकुड़ता है, फैलता है। आप ये बताइए, कोई गति बिना मन के चल सकती है क्या? तो उन्होंने 1.5 साल बाद एपोलाइज किया, जो नोबेल प्राइज कमेटी स्वीडन की स्टॉकहोम में है, कि आई वॉज रॉन्ग, माइंड इज सो वास्ट थिंग इट कैन नॉट स्टक इन ए स्मॉल बास्केट ऑफ द ब्रेन। और आज लखीसराय प्रखंड कार्यालय चानन में बिचौलिया का खेल जारी है। इसको लेकर बिचौलियों का खेल के तहत प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव ने मासिक बैठक में पोल खेलने का काम किया है। वहीं पूर्व उप प्रमुख शिवनंदन बिंद ने सच्चाई खोलते हुए कहा कि 70% सही है। इस बात को बैठक में उठाते ही अधिकारी के पसीने उतरने शुरू हो गए। वहीं अपना बचाव करते हुए अधिकारी अस्मिता कुमारी स्वच्छता प्रखंड समन्वयक ने कहा कि ये जांच का विषय है, कहीं से अगर कोई भी आवेदन आया तो जांच की जाएगी। वहीं कुछ लोगों से जब इस पर सवाल उठा तो उन्होंने कहा कि यह कहीं न कहीं 70 से 80% सही है, यानी कहीं न कहीं इस प्रखंड में बिचौलियों का कारोबार लंबा है और पदाधिकारी इसको रोकने में असमर्थ हैं। आइए जानते हैं कि अधिकारी और यहाँ के कुछ प्रमुख लोगों ने क्या कहा है। इतना बढ़ाता है, थोड़े बहुत हम बोल रहे हैं, अगर दूसरे जानते हैं सर,
देखिए पेंडिंग की बात बताते हैं, अगर उनके पास अगर 2-4 को बिचौलिया रखे हुए हैं, स्पष्ट बात है, वो जो उनके माध्यम से इनके पास जब पैसा पहुंचता है उनका पेंडिंग सब पेंडिंग हट जाता है। शौचालय की बात को लेकर क्या मामला उभर रहा? शौचालय में लूट कर रही है और सबको पढ़ाता, हमारे वीडियो मैडम सीधा है उसको भी पढ़ाती है कि ये नहीं होता ना, जो उसको जब पॉकेट में जाता है ना तो सब सही हो जाता है। अभी आपने कहा कि पैसे का लेन देन होता है, जो रुपया देता है वो सही है, जो रुपया नहीं से क्यों पूछते, जनता से पूछिए। जी नहीं, अभी आपने बैठक में इस बात की चर्चा की। ठीक है, लेकिन जनता से पूछिए सही है गलत है। नहीं, मैं आपसे प्रतिनिधि हैं हम तो अगर बोलेंगे, लेकिन पब्लिक से भी पूछिए। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि प्रखंड का कौन सा अधिकारी ऐसा कर रहा है? हमको प्रखंड में से फोन आया, वहाँ हमारे पब्लिक लोग हमको फोन किए, प्रमुख साहब देखिए ऐसे ऐसे प्रखंड में होता है, पैसा देकर काम होता नहीं होता है, बोला आप क्यों आपका कार्यक्रम में ऐसा हो, तो हम जाए सवाल किए ऐसा नहीं है, इसको लूट घसोट को बंद करें। आखिर अस्मिता कुमारी है, अस्मिता कुमारी है, तो क्या लगता है कि रुपये का खेल पूरे प्रखंड में चल रहा है या फिर पूरे जिला में? नहीं, उसको में चल रहा है खाली की, पूरा जिला उला सब ईमानदार है, प्रखंड में सब ईमानदार है। मेरा एक बात बताएंगे, आज मासिक बैठक में एक चर्चा हुई कि कहीं न कहीं शौचालय में लेन देन का काम जारी है, जो पैसा देते हैं उनका काम होता है, जो नहीं देते उनका काम रुक जाता है, कितना सही है? बात 75 से 80% सही है, इसमें कोई संकोच की बात नहीं है। आप इस पर देख रेख कीजिएगा तो स्वतः वो सुधार में आ जाएगा। हम लोग कहते कहते थक गए कि कागज 3 गो जो पहले हम दिए थे एप्लीकेशन, और उसका जियो टेकिंग तक हो करके भी आज तक 1 साल हो गया, उसका कुछ नहीं हुआ है। जिस अधिकारी का नाम आ रहा है वो अधिकारी कौन है? स्वच्छता कर्मी है। अच्छा, ये भी सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं 2, 4, 5 बिचौलियों को रखकर ये काम करवाते हैं। ये बात देखिए, बिचौलिया हर हमेशा सब काम में रहता है, ये काम की बात खाली पर्सनल उस पर कहा जा रहा है, हर काम में रहता है बिचौलिया, बिना बिचौलिया काम ही नहीं होता है। तो क्या लगता है कि प्रखंड बिचौलियों से भरा हुआ है? एकदम भरा हुआ है। इस पर अधिकारी संज्ञान ले रहे हैं क्या? अधिकारी तो सोचते हैं कि जितना बिचौलिया हो जाए तो अच्छा बात है। क्या नाम लिखते हैं अपना? हमारा नाम है वीरेंद्र महतो। मैडम, हमारा कहना है कि आज बैठक हुई, बैठक में कहीं न कहीं शौचालय में लेवी का बात उठा है, और यह लेवी के बाद कोई और नहीं बल्कि प्रमुख प्रतिनिधि दिनेश यादव ने उठाया है, और कहीं न कहीं उसमें आपका भी नाम उभरा है। क्या कहेंगे इसको लेकर? वो बहुत गंभीर समस्या है, उसके लिए बोला गया है कि अगर किसी के द्वारा किया जा रहा है तो लिखित में आवेदन दीजिए, और वो लिखित में आवेदन देते हैं, देखते हैं उसमें किसका नाम दिया जाता है। बैठक में ये भी चर्चा हुई कि कहीं ना कहीं साठगांठ उन बिचौलियों लोगों से भी है जिन्हें रखने का काम किया जाता है। ये रखने का काम किसी का नहीं, सरकार द्वारा प्रतिनिधि जो सरकार की प्रक्रिया है, पर्यवेक्षक लोग हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, और वो बिचौलिया नहीं, वो ग्राम पंचायत के द्वारा चयनित पर्यवेक्षक ही हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं मैडम अपना? भरतपुर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित नई अनाज मंडी में चोरों ने एक कमीशन एजेंट की दुकान को निशाना बनाते हुए बड़ी लापरवाही को अंजाम दिया है। चोर दुकान का ताला तोड़कर अलमारी उठा ले गए हैं और साथ ही उसमें रखे करीब 5 लाख चोरी कर फरार हो गए। आपको बता दें, एएसआई प्रवीण कुमार ने बताया कि जानकारी मिली है नई अनाज मंडी में चोरों ने कमीशन एजेंट सहदेव की दुकान का ताला तोड़कर अंदर रखी अलमारी को उठाकर ले गए हैं। मौके पर मैं जाब्ते की घटनास्थल पर पहुंचा और जहां देखा कि अलमारी में रखे करीब 5 लाख रुपए चोरी हो गए हैं। घटना का पता चलते ही पीड़ित को तब लगा जब आसपास के दुकानदारों ने सहदेव को सूचना दी। उनकी दुकान का ताला टूटा हुआ है। सूचना मिलते ही दुकान मालिक मौके पर पहुंचे और अंदर देखा तो अलमारी गायब मिली थी। इसके तुरंत बाद कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल के साथ अज्ञात चोर की तलाशी में जुट गई। इस घटना के बाद नई अनाज मंडी के व्यापारियों में भारी रोष व्याप्त है। व्यापारियों ने पुलिस से जल्द चोरों को जिम्मेदार गिरफ्तारी करने की मांग की है। हमें सुबह सूचना मिली 6 बजे करीब प्रवीण कुमार एएसआई डीओ थाना कोतवाली भरतपुर से सुबह सूचना मिली थी कि नई मंडी में कोई ये अपने आड़तिया होते हैं ना, कमीशन एजेंट कहते हैं सरसों मंडी में, तो रात को कोई चोरी हो गई दुकान में से। कोई कल वो 12 लाख रुपए लाए होंगे बैंक से निकाल के उनको किसानों को देने के लिए, तो उसमें से 7 लाख रुपये तो मैं पेमेंट कर दिया, 5 लाख रखे हो तिजोरी में और घर चले गए बंद करके दुकान को। सुबह कोई पड़ोसी ने सूचना दी थी कि चोरी हो गई, जिसमें मौके पर आया हूँ, FIR दर्ज हो रही है, जो भी कार्रवाई है
राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और लोकप्रिय भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने बीच एक स्पेशल मीडिया कमेंट को लेकर तीखा विवाद खड़ा हो गया। गायक ने शुक्रवार रात विधायक पर फोन कर धमकी और साथ ही अप्रत्यक्ष रूप से जान से मारने की चेतावनी देने का गंभीर आरोप लगाया है। बातचीत के दौरान विधायक ने कथित तौर पर सख्त लहजे में कहा, 2 बार आपको छोड़ दिया, आप जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है, मुझे सीधा करना भी आता है। साथ ही आपको बता दें, गायक का कहना है वहां उस बयान उन्हें सुधारने की सलाह नहीं बल्कि धमकी जैसा लगा है और उन्होंने स्वतंत्र अभिव्यक्ति के आधार पर अधिकार पर सवाल उठाए। मामला ये वायरल वीडियो से शुरू हुआ। एक कैंसर पीड़ित बच्चे के भावुक अपील कम वाले वीडियो में छोटू सिंह रावणा ने कमेंट किया था कि अगर यह बच्चा रील स्टार होता तो सभी नेता उसके आसपास ही होते। मेरे वास्ते अगर आप मदद करो तो काफ़ी बेनिफिट माना बच्चे रे इलाज रे मीना मिले तो मां कही बिल्कुल साहब अमूमन उहे दौर रे मीना और आज भी अगर कोई एड़ो ज़रूरतमंद आवे मां गुडे तो मैं करया भी करा और करणू भी चाहिए जापा। तो वहाँ एक जो बैंक डिटेल्स और नाम और डिटेल सारी दी मां पोस्ट भी करी और उहे बाद रे मीना उहाँ परिवार राइज कोई लोग आता वहाँ कहो कि साहब हमारे ये बच्चे रे अब तबीयत जो है पूरे तरीके में ठीक है, इं उहे टाइम कहो हो ही पर आप एड़ी चीज़ हमें मत करो, अदरवाइज हमारी भी कई बार तो परिवार रो भी नाम है वो लोगों के बीच में ये तरीके में नहीं जाए, मैं सक्षम भी हाँ और हमारे ठीक भी है। तो आप भी सोचो कि ठीक है साहब जब अगलो आदमी क्या पढ़ियो तो आप पे क्या करा, तो वो टाइम वहाँ पोस्ट जो है वो डिलीट कर दी। उसके बाद काले या परसों वो वापस आयो फ़ोन मैसेज जो वीडियो, तो उसके बाद मैं भी टीम ना पूरी लगाई, मैं को आप कोई एड़ो फ़ोन या मैसेजेज आयोड़ा है तो आप चेक कराओ तो पता करियो तो कोई मीना कोई मैसेजेज और कॉल कोई आयोडो को नहीं। उसके बाद हमारे पिताजी मीना भी हमारी टीम जो है वो संपर्क करी, उन्होंने पूछो कि आप कहो कि वीडियो मीना 4-5 कट आप देखिए उसे एक लागू आता हाँ, और कैंसर पीड़ित बच्चे रहे आप ये तरीके मीना आप सोशल मीडिया में क्यों आप अपलोड करियो कहीं कान पर, तो वहाँ कहो कि साहब बस मिलन रही इच्छा आती तो मिलन रही इच्छा तो आप कह देता, आप संपर्क करता। ये तरीके में करण मीना बच्चों जो आज एड़ी स्थिति में निकल रहा है आप पे उवे ना अगर ये तरीके में प्रिटेंड करा तो उवे मीना सही मैसेज सही संदेश को नहीं जावे, तो वहाँ एग्री भी करियो कि साहब हाँ ठीक बात है कि माना है नहीं करनी है। तो तमाम चीज़ें आती आज तारीख में मीना वो बच्चों एकदम ठीक है और उसके बाद मीना वहाँ फील भी करियो कि साहब वहाँ संपर्क वो टाइम करने की कोशिश करी ही पर आधी अधूरी हुई हमारी तरफ में ना पूरे तरीके को नहीं, पर ठीक है अमूमन तमाम चीज़ें जो है चलते रहा करें, मना लगे कि बच्चे का स्वास्थ्य है वो ज़्यादा जरूरी है। अच्छा, एक छोटू सिंह रावणा का भी वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि धमकी भरे लहजे से रविंद्र सिंह जी ने बात की है, क्या करें? देखो वो एक चीज़ आपने बतानी चाहूँ, यह है पूरी स्थिति, ठीक है। ये स्थिति के बाद रे मीना वहाँ क्योंकि वो जिम्मेदार आदमी है और हर जिम्मेदार आदमी ना कोई भी स्टेटमेंट अगर मैं लोग आज कोई स्टेटमेंट दिया आप समारे सामने दिया तो बड़े सोचे समझे दिया, जिम्मेदारी भेड़ो दिया। कोई भी अगर क्या माता में टिप्पणी भी कर तो सोचे समझे टिप्पणी कर, तो वहाँ वो टिप्पणी करी जो कह रहे मीना वहाँ था भी कोई की हकीकत स्थिति की। आज कोई माँ गुड्डे था गुड्डे अगर कोई आदमी जो ज़रूरतमंद आए तो आप पे कदे उन्हें मना करा। आज आप लोग बैठा हो तमाम जो भी क्या कि जोधपुर हमारो जूनो जुड़ाव रहो है और आप लोग जितना भी मीडिया बंधु भी है, मैं हमेशा आप ना भी देखा कि हॉस्पिटल रमीना तमाम चीज़ें रमीना सोशली कोई भी एड़ो काम रहे तो आप हमेशा पहली पंक्ति रमीना रहो। तो एड़ो जदे भी कोई एड़ो विषय आयो है तो आप हमेशा हुई ना गंभीरता में लियो। उसके बाद अगर कोई नैरेटिव बिल्ड करने वास्ते अगर ये तरीके हम करे है तो गलत है। तो वो जिम्मेदार आदमी होने के बावजूद भी एड़ नैरेटिव बिल्डिंग रे मीना आपरी उपस्थिति कमेंट्स के माध्यम में ना करूँ यह केतन केत अनुचित है, ये तरीके में ना सोचना चाहिए। और रही बात दूसरी, निश्चित रूप में आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज करानी चाहिए। अगर आज रे तारीख में देखो मैं तो राजनीति में हाँ है ना, हमारे तो रोज रा साजिशान षड्यंत्र चलता रहे और जीवन रो हिस्सो है माँ तो हमें स्वीकार कर लियो। तो एड़ा रोज रा फेजेज है पर अमूमन जो आम व्यक्ति है वहाँ ना टूल नहीं बननी चाहिए। आज रे तारीख में ना अगर वो किसी तरीके में पॉलिटिकल टूल बने तो नुकसान हुआ। और बीजी चीज़ कि आप हमेशा कदे भी कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया करणु पेल टिप्पणी करणु पेल अपना वस्तु स्थिति पता होना चाहिए कि वो वाकई है कि। तो ये तमाम चीज़ें हैं। वैसे यहाँ माथे इतनी लंबी ताणन जड़ी बातें ही कोनी है पर फिर भी आप पूछे हो तो मैं बता दिया।
तो स्विमिंग पूल उद्घाटन करना निश्चित रूप में मीना। छत्तीसगढ़ में राज्य और केंद्र सरकार की योजनाएं ग्रामीणों की आजीविका को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। इन्हीं योजनाओं का लाभ लेकर आपको बता दें कोंडा गांव जिले के ग्राम पल्ली के युवा किसान पाकलू और साथ ही मरकाम ने मेहनत और साथ ही लगन से सफलता की और नई मिसाल पेश कायम की है। पालकू मरकाम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत अपनी जमीन पर तालाब बनवाकर मछली पालन की शुरुआत की। वर्ष 2023 में उन्होंने तालाब निर्माण के लिए 11 लाख रुपए की लागत पर 6,60,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। वर्तमान में उनके पास 3 तालाब है जिनमें वे राहू, कतला और साथ ही कॉमर कार्प और साथ ही कार्प जैसे पंगास जैसी मछलियों का पालन कर रहे हैं। मछली पालन के साथ उन्होंने समन्वित कृषि प्रणाली अपनाई है। इसके तहत वे मुर्गी पालन और साथ ही सूकर पालन में भी खेती भी कर रहे हैं। मुर्गी पालन में वे सोनाली और साथ ही देशी नस्ल की मुर्गियों के साथ साथ असील प्रजाति की मुर्गी भी पालते हैं जो मुर्गी लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है और जिनकी कीमत सामान्य मुर्गों से कई गुना ज्यादा अधिक होती है। पालकू मरकाम की यह सफलता न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करे बल्कि वे अपने क्षेत्र के अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के तीसरे दिन अंतर्राष्ट्रीय स्विमिंग पूल में कर्नाटक के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। कर्नाटक के तैराकी स्पर्धाओं में जबरदस्त प्रदर्शन करते हुए और साथ ही पदक तालिका में अपनी बढ़त और मजबूत दर्ज कर ली है। कर्नाटक 10 से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला राज्य बन गया है। तीसरे दिन के अंत तक कर्नाटक के खाते में 13 स्वर्ण और साथ ही 5 रजत और 1 कांस्य पदक जीत दर्ज हो चुकी है जिनमें सभी स्वर्ण पदक तैयारी स्पर्धाओं से आए हैं। और साथ ही आपको बता दें मणिकांता एल का शानदार प्रदर्शन अकेले जीत 8 स्वर्ण और साथ ही वहां पर कर्नाटक की स्टार तैराक मणिकांता एल ने प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए तीसरे दिन को 2 स्वर्ण और 1 रजत पदक अपने नाम किए हैं। और साथ ही पदक तालिका में ओडिशा दूसरे दिन, असम तीसरे स्थान पर। पदक तालिका में ओडिशा 6 स्वर्ण और 2 रजत और साथ ही 9 कांस्य पदकों के साथ दूसरे स्थान पर है। और साथ ही आपको बता दें मेजबान छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने भी तीसरे दिन शानदार प्रदर्शन किया है। तीसरे दिन महाराष्ट्र और अरुणाचल प्रदेश ने भी अपना स्वर्ण खाता खोला है। प्रदेश के वाणिज्य उद्योग श्रम आबकारी एवं सार्वजनिक उपक्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने कोरबा में कोलमैन की प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर सिविल लाइन में मिनी गार्डन का लोकार्पण और पुष्पलता उद्यान के सामने सड़क डिवाइडर प्लांटेशन को जनसेवा के लिए समर्पित किया गया। कार्यक्रम में महापौर संजू देवी राजपूत भी उपस्थित रही। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा शहर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण पर लगातार किया गया काम। इसी क्रम में दर्री बराज और साथ ही पुल के पास कोलमैन की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं सिविल लाइंस में निगम आयुक्त के बगल में पास मिनी गार्डन विकसित किया गया है। इसके अलावा सुभाष चौक पुष्पलता उद्यान से कोसाबाड़ी मार्ग तक रोड डिवाइडर में इमोजी थीम वाले गमले भी वहां पर लगाए गए हैं। रेक्सोजेसिक इंजेक्शन और 72 नग एविल इंजेक्शन बरामद किया गया जिसका बाजार मूल्य लगभग 1 लाख रुपए है। सुबह कुशवाहा और गुड़िया ने बताया कि उसको ये माल दर्रीपारा के रहने वाले मोनू श्रीवास्तव और सुंदरलाल कोल्हे ने दिया था। तो उसके मेमोरेंडम के आधार पर मोनू श्रीवास्तव एवं सुंदरलाल कोल्हे को भी उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उनको भी आज रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया गया है जहां से तीनों को जेल दाखिल का आदेश प्राप्त होगा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।